जय हिंद। आज हम संविधान की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर भी नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। मैं जो कि संविधान प्रारंभ कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ कर रहा हूँ। अगर चैनल पर भी नए हो और वीडियो पर भी नए हो तो कंप्लीट संविधान की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं और कंप्लीट जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल फ्री कराऊंगा, क्योंकि यह मैंने अभी संविधान शुरू किया है और यह बिल्कुल पहली ही क्लास है। अगर आप संविधान पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ मैं आपको बेसिक से संविधान कराऊंगा, क्योंकि संविधान का जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि अब जो कि संविधान की ज़्यादा संभावना हर एग्जाम में है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न तो आते ही आते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि व्यक्तियों को पता नहीं रहता है कि संविधान के बारे में कहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कि मैं उस प्रकार से आपको लेके चलूँगा कि संविधान में जो प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से संविधान में प्रश्न बनते हैं, और मैं प्रश्न को बनाने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से मैं आपको पढ़ूँगा। पहले हम संविधान को संवैधानिक इतिहास के बारे में जानते हैं, यानी भारत का जो संवैधानिक इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ था। भारत का जो संवैधानिक इतिहास था, जो कि कैसे प्रारंभ हुआ। भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि भारत में जो अंग्रेज आए थे, एक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, जो कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में कुछ चंद व्यापारियों ने, जो कि महारानी एलिजाबेथ थी, उनसे एक चार्टर, शाही चार्टर पर प्राप्त कर लिया। उस प्रकार से उन्होंने 15 वर्षों के लिए, जो कि प्रारंभ में जब कंपनी आई थी, केवल उसको 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। और कंपनियों को, जो कि भारत में, जो कि कुछ भारत के अधिकार से, जैसे दक्षिण भारत के जो कि दक्षिण भारत था उसके अधिकार, जो कि और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, उनमें व्यापार करने का कंपनियों को अधिकार दिया गया। कुछ समय जो कि औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु के दौरान जो कि मुगल वंश था, उथल पुथल हो गया, यानी मुगल वंश का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो अन्य लड़ाइयाँ चलती रहीं, अन्य भारत में अन्य गड़बड़ियाँ होती गईं। उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता जमाने के लिए अनेक युद्ध किए, यानी अपने शासन को बढ़ाने के लिए इन्होंने अनेक चालें चली। और एक युद्ध हुआ था 1757, जो कि प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बुरी तरह से पराजित किया, और इसी पराजित के दौरान, इसी युद्ध को जीतकर भारत ने अपने शासन की नींव डाली। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की नींव डाली। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का हम संवैधानिक इतिहास जान चुके हैं। अब जानते हैं संविधान क्या है। संविधान, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है, और जिसके अनुरूप किसी भी देश का जो राज्य है उसका शासन, जो संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत जो आदर्श होते हैं उनका संकेत भी मिलता है। इस पे स्पष्ट होता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं किस प्रकार से कार्य करेंगे। किसी राष्ट्र का जो संविधान होता है उसके जो निहित दर्शन होते हैं उसमें निर्धारित किया जाता है कि वहाँ की जो सरकार है किस प्रकार से सरकार है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। संविधान किसी भी राष्ट्र के शासन की रूपरेखा तैयार करता है कि देश किस प्रकार से चलेगा और राज्य किस प्रकार से कार्य करेंगे। इसी प्रकार किसी भी देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित यानी नियंत्रित करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। देश के जो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। चलो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हमने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी जान लिया और संविधान का इतिहास का भी बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया।
अब देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत के विकास के लिए, कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि कंपनी अपने अधिकार से बाहर हो रही थी, इन कंपनियों को नियंत्रण यानी कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने के लिए इन एक्टों की जरूरत पड़ी। इस प्रकार से हम सभी एक्टों को पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं उन एक्टों को जानते हैं। उन जो एक्टों से सभी प्रश्न बनते हैं, उन जो प्रश्न बनेंगे उन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो एक्ट है, इनके द्वारा जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद पर जो नियंत्रण होता था, ब्रिटिश संसद इस पर क्या करती, नियंत्रण करती थी। इसी समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ ने इसे रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी थी। इसे रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड नॉर्थ ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, कंपनी की देख रेख में इंग्लैंड में कितनी संस्थाएं बनाई गई थी? 2 संस्थाएं बनाई गई थी। वो कौन कौन सी थी? एक था निदेशक मंडल, एक था हितधारकों का मंडल। निदेशक जो मंडल था जो कि कंपनी की देख रेख करता था, जबकि हितधारकों का मंडल था जो कंपनी में जो कार्य कर रहे थे उनके हितों के बारे में कार्य करता था। इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे, इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यह भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो क्या उत्तर होगा आपका? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। एक प्रश्न यह बनता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। एक प्रश्न यह बनता है, इस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन हो गए। इसी अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी ये कई बार आपके एग्जाम पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1776 में। इसके जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन बनाए गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे को इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी। इसी प्रकार इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे जो कि अपना निजी व्यापार कर रहे थे, इसी अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के व्यापारी थे, जो कर्मचारी थे निजी व्यापार कर रहे थे, उन पर नियंत्रण लगाया गया। और जो कर्मचारी थे भारतीय लोगों से रिश्वत लेना, भारतीय लोगों से उपहार लेना, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था इस अधिनियम के तहत। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस एक्ट को ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। इनका नाम है विलियम पिट। क्योंकि ये बस ऐसे ही पूछा गया जाता है, प्रश्न इसमें से नहीं बना है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसने जारी किया था? तो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। विलियम पिट के द्वारा यह जारी किया गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापार थे, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापार और प्रशासन एक साथ चल रहा था, तो इनको क्या किया? अलग अलग कर दिया गया। तो कंपनी का जो व्यापार था वो अलग हो गया और कंपनी का जो प्रशासन का नियंत्रण था वो अलग हो गया। यानी प्रशासन में तो क्या आएगी? सेना आएगी। तो जो सभी जो अंग्रेजी सेना थी उनको एक अलग से उन पर क्या किया? नियंत्रण करने लगा। तो इसके लिए 2 बोर्डों का गठन किया गया। एक तो था जो कि व्यापार को नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड था निदेशक मंडल, जबकि प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक था नियंत्रण मंडल। जो नियंत्रण मंडल था उसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया था। इन्हीं 6 सदस्यों को आगे चलकर जो कि
इनकी जो गतिविधियां थी, जो कि इसका विकास पूरा नहीं हो पाया था, तो इन्होंने सुधार किया। तो इसमें क्या सुधार किया, जो 1793 का चार्टर एक्ट जारी किया, यानी जो एक्ट जारी किए इसमें सुधार करने के लिए जारी किए। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, तो इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जारी किया, फिर भी कोई कमियां दूर नहीं हो रही थी। इसी प्रकार फिर 1793 का चार्टर एक्ट जारी किया इनकी कमियों को दूर करने के लिए, फिर भी सरकार पर कोई भी कमियां दूर नहीं हो रही थी। इस प्रकार से इन एक्ट के माध्यम से सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था कि कंपनी के व्यापार को हम भारत में 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दो, फिर हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। इसी प्रकार कार्य को बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा जो नियंत्रण मंडल था, जो नियंत्रण मंडल था, उसके सदस्यों को भारत का जो राजस्व होता था, भारत का अपना एक राजस्व होता था, जिससे इनको वेतन भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। इसी प्रकार इनकी जो कमियां थी इनको दूर करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट जारी किया गया है। इस एक्ट के द्वारा भारत में जो कंपनी के एकाधिकार था, कंपनी का जो एकाधिकार था, कि कंपनी जो एकाधिकार, यानी एकाधिकार वो होता है कंपनी जो पूरा शासन कंपनी ही चला रही थी, इस प्रकार उसे एकाधिकार कहते हैं। तो कंपनी जो संपूर्ण जो प्रशासन था और संपूर्ण व्यापार कंपनी ही कर रही थी, इसके एकाधिकार को समाप्त कर देगा। अब कंपनी का जब एकाधिकार समाप्त हो गया तो चाय और चीन के साथ था ये व्यापार चला रहा, यानी चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो एकाधिकार बना रहा। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा थी उसके प्रसार में, भारत की शिक्षा के प्रसार में 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का प्रावधान किया गया। यानी आपको जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए, यानी जो कि भारतीय शिक्षा थी उसके प्रसार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, तो सही उत्तर क्या होगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगर आपको जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर ये भी पूछा जाता है तो कंपनी के कार्यकाल को पहली बार 20 वर्षों के लिए कब बढ़ाया गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जबकि पहली बार तो जब अंग्रेज आए थे तो केवल जो कि महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने केवल 15 वर्षों के लिए ही पहली बार कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था, लेकिन पहली बार 20 वर्षों के लिए कार्य को 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया था। इसी प्रकार आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करा देगा। इसी प्रकार जो कि अंग्रेज थे उनको खुली छूट व्यापार करने के लिए मिल गई थी, किसके तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अंग्रेज अब यहाँ पर खुद व्यापार करने यानी मन चाह तो व्यापार करने आ जाते थे, इनको खुली छूट आने जाने की दे दी गई थी बिना वीजा के। इसी प्रकार इसी अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के जो व्यापार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। जब यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो 1813 हो गया, 20 वर्षों यहाँ पर ये 20 वर्ष समाप्त हो गई। फिर कंपनी ने कहा हम और सुधार करेंगे भारत में, तो हमें और 20 वर्षों के लिए भारत में रहने दो और हम प्रयास करेंगे इसके सभी भारतीयों की दशा सुधारने में। तो इस प्रकार से कंपनी अपने कार्यों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाती रही। तभी इसी दौरान इस अधिनियम के तहत जो कि मिशनरी थे, मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए, यानी अपने धर्म प्रचार के लिए उनको भी छूट दे दी गई कि भारत में आकर तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इस प्रकार इनमें अन्य घटनाएं हुई, यानी अन्य सुधार भी हुए। इस प्रकार और भी आगे हम जानते हैं, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट है, अभी से शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें क्या प्रावधान थे, इस अधिनियम के द्वारा जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो कि गवर्नर जनरल कौन बना था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का क्या कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था
उसे नागरिक शक्तियाँ यानी अन्य अधिकार दिए गए थे। इस अधिनियम में जो कि भारत का पहला गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिंक को। ये आपको बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम संबंधित, क्योंकि यहीं से सीधे सीधे पॉइंट उठा लिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से याद करके रखना है। इस अधिनियम के द्वारा 1843 में इस अधिनियम के द्वारा 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1843 में इसे समाप्त कर दिया गया, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त किया गया। इसके द्वारा कंपनी के जो शासन को फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जब कंपनी सुधार कर रही थी तो कंपनी के सुधार की और कुछ सुधार करना चाहती थी भारत में, तो इस प्रकार से कंपनी ने और कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद था जो नियंत्रण कर रहा था उससे और अधिकार को यानी कंपनी के कार्य को बढ़ाने के लिए अनुमति मांग ली। इस प्रकार से कंपनी के शासन को और बढ़ाया गया। इसमें और भी प्रावधान किए गए थे जो कि आपके एग्जाम संबंधित पॉइंट नहीं है, जो कि मैं बता दूं। जैसे जो कंपनी में उच्च पदों के लिए नियुक्त किए जाते थे, जिसमें व्यक्तियों को रंग, जाति, धर्म के आधार पर इन व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जाती थी कंपनी के पदों पर, तो इस प्रावधान को इसमें वंचित किया गया, यानी इस प्रावधान को समाप्त किया गया और भारतीय लोगों को पदों पर कंपनी में जो पद थे उन पर नियुक्त किया जाने लगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको यहाँ पॉइंट एग्जाम संबंध कराए हैं। अब है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम इतना आपके लिए फिर भी महत्वपूर्ण नहीं है, केवल मैंने 1-2 पॉइंट आपके लिए करा दी जो आपके एग्जाम संबंध में पूछे जा सकते हैं। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद का अंतिम अधिनियम था, क्योंकि जो एक्ट थी ये सभी जो ब्रिटिश संसद नियंत्रण कर रही थी, ये क्या था? एक अंतिम अधिनियम था, यानी अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का। 1853 का क्या था? अंतिम चार्टर अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण जो पद थे, महत्वपूर्ण जो पदों पर सीधी भर्ती होती थी, यानी उसमें कोई ना तो प्रतियोगी परीक्षा होती थी, केवल मेरिट के आधार पर उनको लिया जाता था, जो कि आज के समय में मेरिट के आधार पर सभी भर्तियां होती हैं, जो अखिलेश यादव जी कराते थे। लेकिन ऐसा योगी जी के समय में नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता जरूरी है। इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है, न कि मेरिट का। मेरिट से हमारी शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यहाँ पर भी जो कि सीधी भर्ती का प्रावधान था उसको समाप्त किया गया। इसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का भी प्रावधान किया गया। आपको ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मैंने यहाँ पे करा दिया है, तो ये पूछा जाता है किस अधिनियम में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया था? तो आपका सही क्या उत्तर होगा? 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार जो कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मेरे जो वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, क्योंकि अभी ये संविधान की पहली वीडियो है। अन्य सभी वीडियो आपके इसी पर मैं लेके आता रहूँगा। बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, जिससे जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले ऊपर आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।